वेलकम बैक, बहुत स्वागत व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। अब जरा हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में हमने भी आपको कल सर्वे में दिखाया कि बीजेपी को वहां पर 4-5 सीटें जो है मिल सकती हैं। 4 सर्वे में दिखाई दे रहा था, वहां बीजेपी अच्छा कर रही है और डबल डिजिट में बीजेपी का वोट ओवरऑल जा सकता है, ऐसी संभावना वहां पर दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? प्रधानमंत्री ने इतने धुआंधार दौरे वहां पर क्यों किए हैं? अन्नामलाई क्या शख्सियत हैं जो वहां पर बीजेपी के अध्यक्ष हैं और वो जो पूरे राज्य में पदयात्रा निकाल रहे हैं? आज हम बात करेंगे। ये सीटों वीटों की बात तो हो गई, मूल बुनियाद में क्या बदल गया ऐसा तमिलनाडु के अंदर? क्या था तमिलनाडु की पॉलिटिक्स? क्या है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स? 1940 से शुरू कीजिए आप। भाई प्रोफेसर साहब हैं, सब लोग ज़्यादा आपको बता देंगे। जब द्रविडियन थॉट वहाँ पर पड़ा, क्या था वो थॉट? बेसिकली क्या था? एंटी ब्राह्मण, एंटी हिंदी, समवॉट एंटी हिंदू, एंटी नॉर्थ, ये सारी पॉलिटिक्स थी कुल जमा करके। और एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग तमिल आइडेंटिटी है, इसको बरकरार रखना है, हमें अपने आप को अलग मानना है। इस विचार को आगे बढ़ाया गया। अन्नादुरई थे शायद उस टाइम पर, उनको पेरियार थे उस टाइम पर। उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आई उसमें डीएमके आ गया, करुणानिधि आ गए। करुणानिधि साहब बड़े आर्टिकुलेट आदमी थे, फिल्मों के राइटर थे, बोलना लिखना उनका काम था, तो उन्होंने इस थॉट को बहुत प्रोपोगेट किया और डीएमके एक ताकत बन गई। दूसरी ओर एमजीआर के वजह से ताकत बन गई जयललिता की। दोनों की आइडियोलॉजी एक जैसी है, तो इसलिए वहां पर उल्टा पलटी होती रही। 5 साल ये, 5 साल वो, 5 साल डीएमके, 5 साल ये डीएमके। अब जब दोनों की ताकत थोड़ी कमजोर हुई, डीएमके से करुणानिधि साहब का निधन हो गया, स्टालिन के हाथ में आ गई, तो वहां बन गया साहब ये तो एक परिवार की पार्टी बन गई है। करुणानिधि के बाद स्टालिन, स्टालिन के बाद उदयनिधि उनके बेटे, जयललिता नहीं रही तो उनकी पार्टी टूट गई, 2 धड़ों में हो गई। पळनिस्वामी और दूसरे स्वामी सर कौन थे? पळनिस्वामी और पनीरसेल्वम, उनमें वो टूट गई। अब यहाँ एंट्री होती है भाजपा की। मैंने आपको कल एक एनेक्डोट बताया था जो एस गुरुमूर्ति ने दिया था कि 2018 में जब नरेंद्र मोदी के वहां दौरे लगे और गो बैक मोदी ट्रेंड कराया गया सोशल मीडिया पर, वो चोट ऐसी लगी नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने कहा कि अब तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी पैर ही नहीं जमाएगी बल्कि अपना वर्चस्व क्रिएट करेगी। और उन्होंने वो काम करना शुरू किया। और उन्होंने एक बात और कही थी एस गुरुमूर्ति ने कि आप मोदी को छेड़ोगे तो मोदी छोड़ेगा नहीं, वो भूलते नहीं इन बातों को। दूसरी बात, बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं। तो ऐसा नहीं था कि आज उनको लगा कि अरे यार तमिलनाडु में हमारी पार्टी को लेकर के क्यों बेस नहीं बन रहा है तो करो 1 साल में कुछ करो, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा 10 साल का सोचते हैं, कम से कम आगे 10 साल का क्या काम हमको करना है, 10 साल का वो आप सोचो आगे। और 5-6 साल तो बीत गए और उसका जो है परिणाम अब तमिलनाडु में दिखाई देने लगा है। अब आप जरा नरेंद्र मोदी ने क्या बदला तमिलनाडु में, एक इंटरव्यू में अभी उन्होंने बताया था, और अन्नामलाई क्यों इतने महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए और वो क्यों वहां जो कर रहे हैं उसका बड़ा असर है। नरेंद्र मोदी की जुबानी सुनिए। तमिलनाडु जनसंघ के जमाने से और भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूं 5-5 पीढ़ी हमारी इस विचार के लिए वहां खप चुकी है। स्वाभाविक तमिल प्रजा कंपैरिजन करने लगी कि जो हवा खड़ा किया गया था ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो सोचने का तरीका बदलने लगा और उसके कारण डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। मैं कल्पना नहीं करता हूँ इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है। वो गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में। और अन्नामलाई एक बहुत ही अच्छे आर्टिकुलेट है, यंग है, बहुत ही अपनी आईपीएस कैडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ कर के आए हैं। हमारा कोई परिवारवादी तो पार्टी है नहीं, परिवार से चलित पार्टी नहीं है, जिन पार्टियों में ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली होता है, और इसलिए हमारे यहाँ तो हर एक को अवसर मिलता है। अब अन्नामलाई की बात आपको मैं सुनाता हूं, उनका इंटरव्यू इंडिया टीवी को। अन्नामलाई ने यह कहा कि इस द्रविडियन थॉट से अब बिल्कुल अलग जा रहा है तमिलनाडु। कोई सोच नहीं सकता था कि वहां कोई नेता खड़ा होकर के सनातन की बात करने लगेगा और लोग उसके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। उस कोर आइडियोलॉजी को लेकर और बिल्कुल अनअपोलोजेटिक तरीके से अन्नामलाई लेकर के चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहां केवल वोट की लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है और हमारा विचार लोगों को पसंद आ रहा है। अन्नामलाई को सुनिए। सर, तमिलनाडु पॉलिटिक्स में द्रविडियन पॉलिटिक्स, स्पेशली डीएमके का पॉलिटिक्स बहुत गंदा का पॉलिटिक्स है सर। यू स्पीक वेरी बैड वर्ड्स अगेंस्ट our North Indian friends, against Sanatana Dharma, against individual people also.
तमिलनाडु में दोनों पार्टी बहुत क्लियर है सर। द्रविडियन पार्टीज के साथ तमिलनाडु पॉलिटिक्स होना पड़ेगा, दोनों पार्टीज क्लियर है। अभी 2024 में मोदी जी का इमेज बहुत ज़्यादा है तमिलनाडु में, ग्रामीण प्रदेश में, अर्बन एरिया में पूरा पीपल सोच रहा है इस बार मोदी जी का बहुत ताकत में वोट करना पड़ेगा। वी आर नॉट बॉदर्ड इवन इफ टू डिविडियन पार्टीज कंबाइंड अगेंस्ट बीजेपी, स्टिल वी विल डिलीवर रिजल्ट्स, वी आर कॉन्फिडेंट। पूरा हार्ड वर्क हमारा पार्टी नेता कार्यकर्ता पूरा ग्राउंड लेवल में काम किया सर। बीजेपी पार्टी जनसंघ टाइम में बहुत हार्ड वर्किंग पार्टी तमिलनाडु में। अभी बहुत अग्रेसिव पॉलिटिक्स चल रहा है तमिलनाडु साइल में, बहुत अग्रेसिव पॉलिटिक्स चल रहा है। सनातन धर्म एराडिकेट करने के बहुत ताकत में काम कर रहा हूँ। तमिलनाडु पॉलिटिक्स हैज टू चेंज। It is PM sir's direction, our national president's direction. We have to be in the ground. We are sweating in the ground. 24 का लड़ाई डोर का ओपनिंग का लड़ाई है तमिलनाडु में, 26 में पावर का लड़ाई है। हर्षवर्धन जी, क्या हिंदी में इंटरव्यू है? एक तो पहली बार हिंदी में इंटरव्यू दिया है अन्नामलाई ने। अब आप मुझे बताइए बुनियादी तौर पर क्या बदल रहा है तमिलनाडु में? देखिए, बुनियादी तौर पर सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और अन्नामलाई भी कह रहे हैं, शायद इस देश में एक समय रहा होगा वो राजनीति का, और उसमें मैं बार बार दोषी भी मानता हूं कि कांग्रेस ने उस तरह से हेड ऑन नहीं लिया, मुठभेड़ नहीं की, और वहां के लोगों को एक ऐसा लगा कि नहीं वो एक हिंदी वाले हैं, हिंदी पट्टी और तमिल संस्कृति अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी इंटीग्रेशन की कोशिश की, अन्नामलाई वहां के प्रतिनिधि के तौर पर, और मुझे सचमुच ये लगता है कि अगर कोई नेता वहां का इस तरह से दम दे के कह सकता है कि हिम्मत नहीं है किसी द्रविडियन पार्टी की, दोनों मिल जाएं तो भी सनातन विरोध में कुछ कर नहीं सकते हैं, और वो बड़ी साफ साफ बात कर रहे हैं। 24 में दरवाजा खुलेगा, 26 में सत्ता की लड़ाई लड़ेंगे विधानसभा में, यानी लोकसभा में अच्छी सीटें लेके आएंगे और विधानसभा में वो लड़ाई जिसको बार बार कहा जाता है कि क्या 1967 से जो वहां की राजनीति डीएमके उसी में चलती रही, क्या वो नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जाएगी, उसकी बात कर रहे हैं। और मुझे ये साफ साफ दिखता भी है, आप अगर लगातार देखें, चाहे वो प्रधानमंत्री की रैलियां हो, रोड शो हो, कार्यक्रम हो, अन्नामलाई की जो यात्रा एनमक्कल हुई उसकी आप पूरी बात करें तो हर विधानसभा में जिस तरह का उनको समर्थन मिला है वो दिख रहा है कि वहां जमीन पर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और उसका परिणाम वोटों में। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, आज देश का यूथ जो है वो अब टीका लगाकर चलने में या गिटार पर राम भजन बजाने में मेट्रो के अंदर या कैफे के अंदर उसको एंजॉय करता है। अब वो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को लेकर के कुछ छुपाना कुछ नहीं चाहता, मतलब ठीक है हम हिंदू, उनको अच्छा लग रहा है, वो मंदिर भी जा रहा है, वो आरती भी कर रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है हम लोगों को अपने पास ही। ऐसे ही फिर गुरुमूर्ति साहब का मैं उदाहरण दूं, उन्होंने एक और बात कही कि जब ये द्रविडियन थॉट बिल्कुल मजबूत हो गई थी, जब इसने जड़ें जमा ली थी, जो एंटी हिंदू एंटी नॉर्थ इस तरीके की बातें, एंटी ब्राह्मणिकल सोच थी, उन्होंने कहा वो जमाना वो था जब तमिलनाडु की सोसाइटी भी अनबिलीविंग सोसाइटी बन गई थी, थोड़ी एथिज्म की तरफ जाना या ब्राह्मणवादी सोच को बुरा मानना। आज वो एक कह रहे हैं कि फिर से तमिलनाडु एक श्रद्धा वाली सोसाइटी बन गई है, जिसकी आस्थावान सोसाइटी बनती जा रही है। और अगर वो आस्थावान है, सबसे ज्यादा देश में मंदिर तमिलनाडु में है, सबसे ज्यादा लोग देश में मंदिर तमिलनाडु में जानते हैं, जितने भव्य मंदिर वहां है और किसी राज्य के अंदर नहीं है, इतनी वहां की धार्मिक जनता है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से आस्थावान हो रही है और उसको प्रकट कर रही है, तो क्या वो नहीं आएगी इस ओर? देखिए, मैं बताऊं कि तमिलनाडु के अंदर जो खास करके द्रविडियन मूवमेंट ने और द्रविडियन सरकार ने हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार किया है। मैं आपको बताऊं कि कोई 5 लाख किलो सोना हिंदुओं के मंदिर से छीन करके उसको आरबीआई के साथ जमा कर दिया गया है, जिससे 11 लाख रुपए, 11 करोड़ एनुअल इंटरेस्ट आता है, और वो बाकी जातियों में और उनके कल्याण के, दूसरे धर्मों के भी कल्याण के लिए उनकी योजनाओं पे काम किया जाता है। मज़ेदार चीज़ें 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा द्रविडियन पॉलिटिक्स को लेकर के, कि जय ललिता कोई छोटी जाति से नहीं थी वहाँ पर, वो तो ब्राह्मण से थे, वो ब्राह्मण थे और सारी राजनीति इनके ब्राह्मणों के खिलाफ है। एमजी रामचंद्रन लीजिए, एमजी रामचंद्रन का जो परिवार था वो मूलतः केरला से आया था। दोनों जो है, देखिए, जयललिता जो है थेवर उससे थी, और थेवर्स जो है मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। नहीं, जयललिता को, चलिए अच्छा ठीक है, ये इस पर एक फैक्ट जयललिता के बारे में शशिकला भी और जयललिता, ये हम लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं अब क्या बदला उस पर। जयललिता वाज नॉट फ्रॉम द बैकवर्ड कम्युनिटी, जो हमको जो जानकारी है, और एमजी रामचंद्रन जो है उनका बैकग्राउंड जो था वो केरला से है, लेकिन जिसे हम कहते हैं वो एंटी नॉर्थ
प्रो तमिलियन, ये ज्यादा उनकी पॉलिटिक्स रहा। और कास्ट जो है उनको मान करके चलते थे कि बहुत कास्ट एट्रोसिटीज रहा है तमिलनाडु के अंदर, जो है वो ब्राह्मणवाद रहा है। आपने जैसा जिक्र किया, यदि आप अन्नामलई यदि आप चले जाएं, और अन्नामलई में वहां भगवान शंकर का नटराज जो आप मंदिर देखे हैं, अद्भुत मंदिर है। और जब वहां लाखों लाख की भीड़ हुई है, तो ये जो एक समाज एथीस्ट की तरफ जा रहा था, वाकई तमिलनाडु की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है हाल के दिनों में, पिछले यदि 20 साल के अंदर में देखेंगे। दूसरी बात, पहली बार ऐसा हो रहा है, यदि आप करुणानिधि को देखेंगे, तमिलनाडु की समाज में यदि आप देखेंगे कि फिल्मों का बड़ा प्रभाव है। हाँ। और आप हमारे यहाँ तो है कि अखबार और ये सब पढ़ते हैं, कोई ऐसा घर शायद नहीं होगा जो वहाँ पर फिल्मी पत्रिकाएं नहीं जाती हैं। तमिल पत्रिकाओं की सबसे बड़ी बिक्री वहाँ पर होती है। ये जो अब की जो पीढ़ी है, चाहे वो डीएमके का हो या एआईडीएम का हो, ये दोनों फिल्मी दुनिया से बाहर के हैं। तो अब लड़ाई में मूल मुद्दे को लेकर के अन्नामलाई लेकर के आ रहे हैं। वो सनातन कि मुद्दा बन गया वहाँ। सनातन एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मैं कि फिर समझ इसलिए सकते है क्योंकि 83-87% वहां हिंदू ही है। ठीक है। हाँ समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सनातन एक बड़ा मुद्दा तमिलनाडु में बनने जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा कि बहुत आमूलचूल परिवर्तन वहां की राजनीति में कर देगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। सोसाइटी चेंज नहीं हो रही आपको लगता है? इतना देखिए, जाति बहुत ज्यादा हावी रहती है। आप कर्नाटक में देख लीजिए, कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, लेकिन राजनीति लिंगायत और वोकलिंगा के बीच में ही रहती है। आप टिकट बांटोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि वो वोकलिंगा है कि लिंगायत। तो क्या वहां पर कुछ सनातन एंटी सनातन कोई कॉन्सेप्ट, कोई वो नहीं मुद्दा नहीं बन रहा? लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वहां जाति की सबसे बड़ी जो राजनीति है वो जाति बहुत ज्यादा हावी है। और इतने जल्दी सनातन जाति पर हावी नहीं होने वाला है कि सब लोग अपनी जाति भूल जाएंगे और सनातन के नाम पे वोट करेंगे। जिस कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, वहां भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ता है कि येदियुरप्पा नाराज न हो कि लिंगायत वोट चला जाएगा। अच्छा ठीक है सर, उनके बेटे को अध्यक्ष बनाना पड़ता है। तमिलनाडु में मुझे क्या लगता है कि सनातन मजबूत हुआ है, लेकिन इस स्तर पर नहीं है कि वहां पर पूरा आमूलचूल परिवर्तन करते। देखिए, बीजेपी कई प्रॉन्ग स्ट्रेटजी पे वहाँ पे काम कर रही है। एक तो जैसे सनातन की आपने बात की वो है, दूसरा वहाँ पे जो जातियाँ हैं, जैसे दलित है, वनियाज हैं, थेवर्स हैं, गोंडर्स हैं, नादर्स हैं, ये सारी जातियाँ हैं जो बैकवर्ड क्लासेस हैं। इन पर बीजेपी का फोकस है। जैसे अब विन्यास हैं, अब आप पीएमके के जरिए बीजेपी कोशिश करिए विन्यास को अपनी तरफ खींचने की। ठीक है, कि एनडीए की तरफ, और स्ट्रांग है, 10 से 15% कई इलाकों में उनका जोर रहता है। दूसरा, अगर थेवर्स की बात करेंगे, हम गोंडर्स की बात करेंगे, ये सारे एआईएडीएमके का कोर वोटर है। इसको किस तरह से अपनी तरफ, ये मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से अपनी तरफ से खींचे। नादर्स जो हैं वो कांग्रेस को देखिए, हमने तो आपको बताया कि तमिलनाडु में बीजेपी को 4 सीट आ सकती है। एक बात थंटी टीवी है, उसने एक सर्वे किया है और उसमें यह दिखाया कि बीजेपी को हर जगह पर 20% के आसपास वोट मिल रहा है। वहां के एक लोकल एजेंसी का सर्वे किया हुआ है कि तमिलनाडु में बीजेपी को एवरेज 20% वोट मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एक जल्दी से जाते जाते कमेंट अरविंद केजरीवाल में पर जरूर करना चाहूंगा। एलजी ने ओपन चिट्ठी केजरीवाल को लिखी है कि आपसे मिल तो सकता नहीं, आपके मंत्री मेरे पास आते नहीं, तो इसलिए आपको ओपन चिट्ठी लिख रहा हूं, आप जेल में पढ़ लीजिएगा। दिल्ली में पानी की व्यवस्था बड़ी खराब हो गई है। दूसरी खबर यह कि एक स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट आम आदमी पार्टी ने चुनाव की निकाली है। नंबर 1 पर केजरीवाल है, उसमें नंबर 2 पर सुनीता केजरीवाल का नाम है। केजरीवाल जी तो जेल में, स्टार कैंपेनर्स में नंबर 2 पर सुनीता, ऑफिशियली सुनीता केजरीवाल अब नंबर 2 हो गई आम आदमी पार्टी में। यशवंत जी, नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि दिल्ली के लोगों को ये दिन इतनी जल्दी देखना था। जो पार्टी कह रही थी कि हम बिल्कुल सबसे अलग हैं, सुनीता केजरीवाल दूसरे नंबर पर हैं, चौथे नंबर पर मनीष सिसोदिया हैं, पहले नंबर पर केजरीवाल हैं, संजय सिंह जो आके चेहरा हैं, लड़ रहे हैं अभी, वो 7वें नंबर पर हैं। सुनीता केजरीवाल को या तो आप तय करिए, आप उनको नेता घोषित करा दीजिए, पार्टी में वो चुनाव लड़ें, कुछ भी जो करना है वो करें, लेकिन इस तरह से परिवार में अपनी पार्टी को सौंप देना, मैं फिर से कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी के अवसान की शुरुआत है। अरविंद केजरीवाल जेल से स्टार प्रचारक बने हुए हैं, चलो समझ में आता है कि एक आदमी हो सकता है, लेकिन आपके स्टार प्रचारकों की सूची में 3 लोग जेल में हैं, एक जमानत पर आया हुआ है जिसकी जमानत कभी जा सकती है, और एक वो है जो आपकी पत्नी है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ठीक है पत्नी प्रेम की वजह से ये हो गया, लेकिन ये जरूर दिखता है कि आम आदमी पार्टी में किसी कार्यकर्ता को पर आपको भरोसा नहीं है, और ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करता है, संविधान में आस्था को कमजोर दिखाता है अरविंद केजरीवाल। आज समय इतना ही था। आपने कहानी कुर्सी की देखा, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स आपका, हर्षवर्धन जी, राहुल जी, प्रोफेसर रागी साहब, बहुत शुक्रिया, समीर जी आपका भी।